करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन क्या बैकफुट पर हैं? यह है आज का बड़ा सवाल। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की यात्रा से क्या भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन बैकफुट पर हैं? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रही हैं और जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले देखिए दोनों तरफ से किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट कार्ड जो है जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? उनका ये पॉलिटिकल पर्यटन चल रहा है, सियासी सैर, और इस सियासी सैर में, इस पॉलिटिकल पर्यटन में उनको जो है वो ज़मीन की हकीकत का एहसास भी होगा। गंगा जी इन इतने वर्षों के बाद जिसे वो भूल गए थे, वो आज अविरल भी है, निर्मल भी है, जिसका नतीजा है कि आज वो गंगा जी के रास्ते जो है वो अपना सियासी सफ़र कर रही हैं। तो इसलिए सियासी सैर जो है और पॉलिटिकल पर्यटन में फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि या तो वो अभी ज़मीन की हकीकत, अभी सियासी सैर करने दीजिए, उनका पॉलिटिकल पर्यटन होने दीजिए, उसमें बहुत सी चीज़ें उनको अभी समझ में आएगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या ये पॉलिटिकल पर्यटन है या दरअसल आज प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैकफुट पर ला रही हैं? इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, शांतनु गुप्ता जी ऑथर और राइटर, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से, अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से और संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से। हर तरीके से कहती हैं कि आपने जितने वायदे किए थे वो सिर्फ चुनाव प्रचार हैं। 70 साल में क्या हुआ, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। 5 साल में क्या हुआ, इसका खाका दीजिए। मुझे लगता है श्रीमती वाड्रा जो है अभी भी अपने पिताजी के कार्यकाल में ही घूम रही हैं। जब उनके पिताजी कहते थे कि 1 रुपये केंद्र से चलता है, 15 पैसे खाते में आते हैं। उनको वर्तमान स्थिति की जानकारी अभी लगता है ठीक से नहीं है। सिर्फ जिस गंगा में गई थी 1984 में गंगा की सफाई के लिए बात की गई थी, 100 करोड़ रुपए उस समय जो है दिया गया था कि गंगा जी साफ कर दी जाए, और 2014 तक 4,000 करोड़ रुपए गंगा जी की सफाई पर खर्च किए गए, लेकिन न गंगा जी अविरल हुई न निर्मल हुई। 24,000 के 5 वर्षों में, और गंगा जी इतनी निर्मल है कि स्वयं प्रियंका वाड्रा जी ने उनका आचमन किया। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है, उसकी रिपोर्ट है कि 12 mg पर लीटर जो है ऑक्सीजन का लेवल है, जो 2013 के कुंभ में श्रीमती सोनिया गांधी जब यूपीए के शासन का संचालन कर रही थी तब वहां 2 mg प्रति लीटर हुआ करता था। और सरस्वती जी ने पहला कुंभ का दर्शन करवाया था उनको। उस समय भी गंगा उनकी स्थिति ये थी कि स्वरूपानंद सरस्वती जी सतत कहते रहे कि जरा गंगा जी को अविरल कर दे, लेकिन करने का प्रयास नहीं। मैं आमतौर पर अपने मेहमानों के बीच में नहीं बोलता, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि गंगा, हमने कल ही रिपोर्ट दिखाई है, गंगा उतनी अविरल और निर्मल नहीं है जितना आप अभी कह रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। लेकिन फिर भी चलिए, मामला यहाँ गंगा का नहीं है, मामला राजनीतिकीकरण का है। नहीं, ठीक है, आपका मत हो सकता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसलिए उस पर खैर चलिए, हम आज उस पर अलग दिन चर्चा करेंगे। आज लेकिन स्थिति ये है कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर आपसे 5 साल का हिसाब मांग रही हैं। वो ये कहती हैं कि आप क्यों नहीं 5 साल की बात करते, हमारे पास हिसाब है, हम देने के लिए तैयार हैं। जी, अब आप हिसाब सुन ले। जी,
नहीं, मैं अपने 5 का भी हिसाब देता हूँ, वो अपने 54 का दे दे। मैं 54 और 5 कैसे बेहतर है ये तय करने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताइए, 30% लोगों तक जो है शौचालय की व्यवस्था पहुंची थी, 99% तक पहुंच गई, उनके 54 वर्षों में नहीं पहुंची। एलपीजी गैस कनेक्शन का मामला ले लीजिए, 6 करोड़ गरीबों को मुफ्त में एलपीजी मिल गया। उनके जमाने में कितने को मुफ्त में एलपीजी मिल गया था, उसका भी जिक्र कर दे। आयुष्मान भारत के माध्यम से मुफ्त इलाज 15 लाख लोगों का हो चुका है और 50 करोड़ लोग उसमें कवर किए जा रहे हैं। आप 1.5 करोड़ लोगों को मकान जो है 5 वर्षों में मिल गया, मुफ्त का मकान। वो कितने लोगों को मकान दिया था, कृपा करके 5 वर्षों का ही फिगर बता दे। सबको विद्युतीकरण के कारण बिजली मिल गई, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन का आयोजन है। कृपा करके बता दें कितने लोगों को मुफ्त बिजली दे दी। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, अगर ये सारी चीजें यथार्थ हैं तो फिर जमीन पर आकर हकीकत क्या है? सुरेंद्र राजपूत जी, अब अजय भाई बड़े विद्वान प्रवक्ता आपने हमारे सामने बैठा दिए, 3 लोग आपने एक साथ कर दिए। एक बड़ा आदम गोडवी का शेर मुझे याद आ गया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी आदम गोडवी ने आपके जमाने में लिखा था, इसको याद रखिएगा। आज की डेट में जो कह, अरे भाई ये थोड़ा सा बीच में मत बोलिए संगीत रागी जी। आदम गोडवी की रचना का रचनाकाल राजपूत जी याद कर लीजिएगा, बस इतना ही याद करेगा। नहीं इतना ही याद नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। आदम गोडवी का रचनाकाल, अजय कुमार जी का शो को खराब मत कीजिए। आदम गोडवी का रचनाकाल कृपया इस रचना का देख लीजिएगा। मत कीजिए, मैं आपको। अच्छा आइए सुरेंद्र जी आदम गोडवी ने क्या नाम, शायर जो होता है, शायर जो होता है प्रेम शुक्ला, वो किसी का नहीं होता, किसी सरकार, वो हर सरकार के खिलाफ होता है। थोड़ी सी बात को मैंने कहा ना, विषयांतर कालखंड होता है, लेकिन उसका बताया जाता है भी, क्योंकि आगे शो आपका खराब हो जाएगा। नहीं कालखंड क्या नाम, कालजयी रचनाएं होती हैं कुछ। अच्छा ये सुरेंद्र जी प्लीज मुद्दे पर आइए। तरीके का नहीं होता कि आप एक सामना में लिख से एक बार ये सामना में लिख दें कि सामना में नरेंद्र मोदी के लिए वो कौन सा कौवा लिख दे, वो कालखंड वाली रचनाएं होती हैं। अच्छा प्लीज, मैं आग्रह करूंगा, प्लीज मैं आग्रह करता हूं, सबसे व्यक्तिगत टिप्पणियां हम ना करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं आग्रह कर रहा हूं, लोगों से भी कर लेना, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं सुरेंद्र जी, और ये मेरा निवेदन हर अपने वक्ता से होता है, कृपा करके व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। जी अब मैं दोबारा से बात शुरू करना चाहता हूं अजय जी। मैंने कहा ना, आदम गोडवी ने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। इनके दावे उसी तरीके से अजय भाई, इनको अगर आचमन की इतनी अच्छाई लग रही है और इतना ही वो गंगा में ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे देश का मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी सहित और आदित्यनाथ योगी सहित ये सब लोग गंगा का उसी जगह का पानी क्यों नहीं पीते हैं? क्यों ये बिस्लेरी वाटर की बोतल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, वहीं के गंगा का पानी लाए ना। एक बात, दूसरी बात आप जान लीजिए, जिस उत्तर प्रदेश में किसान के गन्ने के किसान के 10,000 करोड़ रुपए बकाया हो, जिस उत्तर प्रदेश में लागत मूल्य जो है पूरे देश में किसान की 40% बढ़ गई हो, जिस देश में 10 करोड़ बता देती कि कांग्रेस इटालियन के आपके हिसाब से मांग रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 37 से 42% महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या में वृद्धि हो गई हो, जिस उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल को गौवंश के जानवर जिसको गांव के लोग योगी और मोदी कहते हैं, वो लोग चल रहे हैं। सुरेंद्र जी, ये आंकड़े तो हर कोई गिना सकता है, मैं क्षमा चाहता हूं, सरकारें किसी की भी रही हो। आपकी सरकार तो राज्य में बहुत पहले नहीं रही, लेकिन उसके बाद से बीएसपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आंकड़े वैसे ही हैं। आम जनजीवन में फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आंकड़े गिनवाकर आज आप क्या साबित करना चाहते हैं? बड़े अदब के साथ आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आंकड़े गिनवा करके जी मैं पूरी तरीके से, हम आंकड़े नहीं गिनवा रहे। आज योगी जी ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिया, प्रियंका जी ने उस पर जवाब दिया। आज आप ये कह रहे हैं कि गंगा साफ हो गई, 20,000 करोड़ रुपए खा गए आप लोग, पूरे सरकारी राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन को आपने एनजीओ को दान कर दिया 20,000 करोड़, और सरकारी आंकड़ा कहता है मात्र अभी 2,000 करोड़ खर्च हुए हैं।
आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के जनमानस को जानने अगर निकली हैं तो ये इनके जो मंत्री हैं वो किस किस तरीके की भाषा का महेश शर्मा प्रयोग कर रहे हैं उसका उन सारी बातों की भी तो चर्चा होनी चाहिए। इसी पर मुझे लगता है कि अजय भाई ये भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं समुचित चर्चा पर बैठा हूं, ये बात आप मानकर चलिए, हम समुचित चर्चा कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपने वोटर का मिजाज और तेवर समझने की कोशिश कर रही हैं, क्या वाकई में अब मौसम आया है? क्या चुनाव आते ही वोटर की याद आती है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं याद आता? पहला। और दूसरा, क्या प्रियंका गांधी वाकई में भारतीय जनता पार्टी की रॉ नर्व को प्रेस कर रही हैं, जिसकी वजह से आज बीजेपी जरा तिलमिला रही है? संजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात, प्रियंका गांधी बहुत देर से आई राजनीति में। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रतीक्षित अगर किसी की एंट्री थी पॉलिटिक्स में तो भारत में प्रियंका गांधी कब आ रही है नहीं आ रही है इसको लेके कई पॉलिटिकल पंडित्स का करियर समाप्त हो गया, रिटायर हो गए बेचारे जी। नंबर 1। नंबर 2, उनकी घोषणा ही अभी हुई। मेरे टॉक बैक आ रहा है अजय जी, इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल, तुरंत ठीक करवाता हूं उसे। जब वो वापस 1-1.5 महीने पहले घोषणा हुई जी, 2-3 दिन के लिए वो लखनऊ गई, उसके बाद पुलवामा वाले दिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कैंसिल की और फिर 15-20 दिन वो एक तरह से नदारत सी हो गई जी। फिर अहमदाबाद में दोबारा प्रकट हुई और अहमदाबाद के बाद से अब वो लगातार एक चुनावी प्रचार में जुट रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रियंका गांधी एक करिश्माई व्यक्तित्व है। प्रियंका गांधी में कई चीजें राहुल गांधी के मुकाबले बेहतर इसलिए लगती हैं कि एक तो वो बड़ी अच्छी साफ सुथरी हिंदी बोलती हैं जिसको सब समझ सकते हैं। राहुल गांधी का हिंदी के मामले में थोड़ा हाथ तंग है जी। दूसरा, एक अभी तक कम से कम बहुत ही सदाचार, शिष्टाचार, एक अच्छी सधी हुई संतुलित भाषा का प्रयोग कर रही है प्रियंका गांधी, जो आजकल की हमारी राजनीतिक मिजाज से गायब चा हो चुका है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे अन्य दल। अब वो कितना असर डालती हैं, कितना उनका लाभ हानि होती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन समय बहुत कम है उनके पास कुछ प्रूव करने पाने के लिए। लेकिन वो लंबे रेस की घोड़े की तरह से उतारी गई है राहुल गांधी द्वारा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर की तरह प्रोजेक्ट की जाएंगी अगले विधानसभा चुनावों में। बट ये तय है कि अगर नरेंद्र मोदी, आज का तो मुझे मालूम नहीं, आज तो नरेंद्र मोदी का बहुत ही विराट स्वरूप है, लेकिन 2014 के चुनावों के दौरान अगर नरेंद्र मोदी किसी से थोड़े से अदबद होते हुए दिखते थे तो वो प्रियंका गांधी थी। अब वो समय निकल गया है कि दोबारा बात आपने कही है, ये अभी बहुत जल्दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है संगीत रागी जी। 2014 में, और ये देखिए एक पत्रकार का आकलन है, ये तो जाहिर सी बात है, इस पर हम टिप्पणी वैसे नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुरुप का एका प्रियंका गांधी को कांग्रेस मानती रही है, अब मैदान में है। देखिए, मुझे पता नहीं है जी, कई बार हम व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं, परिवार से इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं कि हम उसका वास्तविक मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। प्रियंका वाड्रा पहली बार राजनीति में नहीं आई हैं जी, पहले भी वो लोकसभा चुनाव में प्रचार करती रही हैं, अमेठी के अंदर विधानसभाओं के प्रचार में भी शामिल थी, और आपने देखा है कि विधानसभाओं में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की क्या गत हुई। तो हमें देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र जो है इस देश का जवान हो चुका है, और जवान लोकतंत्र में लोग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या कैसे अपने आप को बचाना है जी। यदि गांधी परिवार में यदि करिश्माई व्यक्तित्व होता तो आज सड़कों पर लोग निढाल होकर के उनके लिए स्वागत के लिए खड़े होते। ऐसा नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही गांधी परिवार देश के लिए मजबूरी नहीं है, गांधी परिवार कांग्रेस की मजबूरी है। बात हो गई, ये तो सैद्धांतिक बात है, मूल बात पर आइए ना। आज जमीन पर जब प्रियंका गांधी वाड्रा कैंपेन करने निकली हैं तो सब जगह आपको दिख रही है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग कवर कर रहे हैं, देखिए लोग देखना चाहते हैं ना, खबरों में है ना। देखिए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ जी। यही मुझे सबसे ज्यादा इस लोकतंत्र के तथाकथित बुद्धिजीवियों पर हैरानी होती है
कि वो एक परिवार के लिए इतने ज्यादा कमिटेड होकर के उसके प्रचार का हिस्सा बन जाते हैं कि उसके लिए एक बड़ी खबर बना देते हैं। हर समय तलवार क्यों लटकाते रहते हैं? मीडिया रागी साहब, मुझे लगता है कि मीडिया बड़े नाराज रहते हैं। सर, मैं नाराज नहीं रहता हूं, मैं तो एक प्रश्न कर रहा हूं। आप तो बुद्धिजीवी समाज से हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने प्रश्न, ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता है इस देश में? मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति कोई सवाल नहीं खड़ा करते। परिवारवाद कहाँ नहीं है? कौन सी पार्टी में नहीं है? ऐसी बातें तो खैर परिवार पार्टी दोनों में अंतर। परिवारवाद हर पार्टी में है। परिवारवाद जड़ में है हिंदुस्तान की। परिवारवाद और परिवार पार्टी, इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। मैं तो हैरान होता हूं। गांधी साहब, मैं हैरान इसलिए होता हूं, दो सेकंड, मैं हैरान इसलिए होता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर विवेचना होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही हो रही है हम चर्चा है। लोकतांत्रिक तरीके से वरना बताइए विभिन्न विचारधारा वाले लोग एक जगह बैठकर क्यों बातचीत कर रहे होते? अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज प्रियंका गांधी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन गई है, और एक तरह से आपके लिए भी, क्योंकि आपके नेता अभी तरह तरह से बातों को सामने रख रहे हैं। अजय जी, अगर आपने जब प्रियंका जी की फॉर्मल एंट्री हुई थी और उत्तर प्रदेश वो आई थी, तो आपको याद होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रियंका जी की फॉर्मल एंट्री का स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि राजनीति के अंदर और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेसेस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर ज़्यादा युवा और महिलाएं आएँ, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की मैं समझता हूं कि पहचान है। और हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा अगर महिलाएं और युवा ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिक्स में आएँ। तो पहली बात तो ये हो गई। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रियंका जी स्वतंत्र हैं, वो प्रचार कर सकती हैं। 41 लोकसभाओं का उनको जो है कहीं ना कहीं कार्यभार दिया गया है और वो प्रचार कर रही हैं। तो इससे दिक्कत किसी को क्या हो सकती है? वो अपनी पार्टी का बेस मजबूत कर रही हैं। हमें सभी को पता है कि पिछले काफ़ी सालों से कांग्रेस का संगठन का बेस जो है काफ़ी कमज़ोर है। तो दो चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। पहला कि जो मोदी जी को पूरी मीडिया पब्लिसिटी मिल रही थी, कुछ हद तक जो है प्रियंका जी उसको काटेंगी। दूसरा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो बहुत मोरल डाउन हो गया था, वो मोरल काफ़ी अप होगा। लेकिन जहाँ तक प्रियंका जी का जो कैंपेन है वो सीटों में कन्वर्टेड होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ देख रही है। क्योंकि गठबंधन संगठन के लिहाज से मजबूत है, संगठन जो है गठबंधन जो है वो आंकड़ों के हिसाब से मजबूत है। गठबंधन ने हमेशा से लोगों के इश्यूज उठाए हैं। मजबूती का भरोसा है आपको, तो फिर ये कहने की आवश्यकता मायावती जी को और अखिलेश जी को क्यों पड़ रही है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित ना करे? भैया, आपको तो खुद पर इतना भरोसा है, फिर कांग्रेस के कैंपेन से आपको फर्क क्यों पड़ना चाहिए? नहीं, अगर किसी तरफ से नहीं, देखिए, अगर किसी तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है तो उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं तो आप मानते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है? का चुनाव हमने साथ में लड़ा, उसके बाद गांधी साहब, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है? क्या आप मानते हैं कि प्रियंका गांधी दरअसल गठबंधन के वोट काट रही है? बिल्कुल फैला रही है। और मैं आपको, देखिए, मैं यहां पर एक स्पष्ट स्थिति कर दूं जी, हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के साथ है। चौथी कोई भी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है। और इसलिए अगर कांग्रेस तरह का कोई मैसेज दे रही है, कांग्रेस ने क्या मैसेज दे दिया आपको? मैं ये समझना चाहता हूं, कांग्रेस ने क्या मैसेज दे दिया आपको? कांग्रेस की बीजेपी के साथ तो बात समझ में आती है, आपको ऐसा क्या मैसेज दे दिया कि आप इतने परेशान हो गए? देखिए, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमें जो वो दे रहे हैं सीटें हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस अपनी 80 के 80 लोकसभा पर चुनाव लड़ाए, हमें नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इस पर मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद देखिए गोरखपुर में आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों भ्रमित कर रहे हैं वोटर को? महागठबंधन के लोगों की मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए सब आपको। बिल्कुल अजय भाई, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं। भ्रम की स्थिति बिल्कुल जनता में नहीं जानी चाहिए। सम्मान लेने को और सम्मान देने को गठबंधन का नाम नहीं कहा जा सकता। ये गठबंधन की बात कहां से आ गई मुझे नहीं मालूम। हमने तो सम्मान स्वरूप 7 सीटें छोड़ी हैं और उन्होंने सम्मान स्वरूप 2 सीटें छोड़ी हैं, और दोनों ही पार्टी, दोनों ये गठबंधन या कांग्रेस पार्टी, लेकिन आप जो सम्मान दे रहे हैं वो लेने को तैयार नहीं है ना। अम्बेडकरवादी और लोहियावादी विचारधारा के पोषक हैं। आप जो सम्मान दे रहे हैं उसको तो दुत्कार रही है। हमने जी वो मैंने कहा ना, इसका जवाब मायावती जी देंगी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। उन्होंने 2 सीटें हमारे लिए छोड़ी, हमने सम्मान स्वरूप ग्रहण की। हमने 7 सीटें उनके लिए सम्मान स्वरूप छोड़ी। अब इसमें कहीं पर भी भ्रम की स्थिति अगर कोई उनकी तरफ से या उनकी पार्टी के नेतृत्व में आई या उनकी जनता में आई, उन्होंने वो क्लियर की। चलिए, उनका अपना, यानी कि आप सम्मान दे रहे। मैं आ रहा हूं, एक मिनट प्लीज, मुझे रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना है। प्लीज, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। मैं शांतनु जी आपसे क्षमा नहीं मांगना चाह रहा, इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहां पर ले रहा हूं। प्रियंका गांधी
आज किसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए? मुझे लगता है महागठबंधन के लिए। देखिए, क्योंकि चुनावों में आपको कुछ चीज़ें हर समय प्रकट होती हैं, माइक, तंबू, भोंपू, लाउड स्पीकर, ऐसे ही हर चुनाव में प्रियंका गांधी प्रकट हो जाती हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रभावी नतीजा आया नहीं है। रायबरेली और अमेठी में दिखती हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां उन्हें भेजा गया है, भाषा की सभ्यता को बना के वहां पे मुझे नहीं लगता उनको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ब्लॉक और असेंबली के नाम भी याद होंगे, उनको नाम भी याद होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर निर्लज्ज पत्रकार या जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके लिए बड़े परेशानी हो जाएगी। नहीं, अपनी भाषा की सभ्यता प्रियंका गांधी के लिए और महिलाओं के लिए बना के रखिए। सुरेंद्र जी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ सुरेंद्र जी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। और अगर कोई आपत्तिजनक बात आपको लगी होगी तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं कही। और मुझे लगता नहीं शांतनु जी ने ऐसे कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है। इसके बाद नहीं, इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ओपू भोपू और नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप शायद इसे गलत समझ रहे हैं। चुनाव में ऐसा नहीं दिखती है, प्रियंका गांधी भी चुनाव में दिखती हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक नया लोगो जारी किया है, और इस लोगो को देखने के साथ ही आप स्पष्ट हो जाएंगे कि इसमें समाजवादी पार्टी का सा पहले है और हाथी का थी बाद में है, और मिलकर बन जाता है साथी। महागठबंधन से महापरिवर्तन, ये है नया नारा जो कि महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जारी किया है। यह अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके बाद जो बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, और एक अलग सी अपनी छवि स्थापित कर रही हैं, जो कि नुकसान किसको ज्यादा पहुंचा रही हैं, ये अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि चौकीदार, नामदार, राजदार, न जाने कितने दारों पर होगी राजनीति। जी हाँ, ये है बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या अब सारी राजनीति चौकीदारों पर आकर टिक जाती है? प्रेम शुक्ला जी, अभी तक तो चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया जाता था, अब हम सब चौकीदार हैं, इसको लेकर नारा बुलंद किया जा रहा है। क्या माने हम? आपने चौकीदार के पूरे मामले को सर से उल्टा कर दिया। स्वाभाविक तौर पर जब भी जो है आदरणीय मोदी जी को गाली गलौज की गई कांग्रेस से, जैसे उनको जो है मौत का सौदागर कहा गया था 2002 में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा जी, उनके लिए गंगूतेली शब्द का प्रयोग किया गया। चाय वाले शब्द का प्रयोग 2014 में मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की जो है कार्य समिति से बाहर निकले और कहा कि इनको जो है प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, हाँ उनको कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय का हम ठेला लगाने के लिए दे सकते हैं। और जब चाय पर चर्चा हुई, उसका क्या परिणाम हुआ सारे देश ने देखा। इसी तरह से चौकीदार जब चौकन्ना हुआ और चोर पकड़े जाने लगे, मिशेल मामा जेल में आ गए, श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर हैं, श्री राहुल गांधी बेल पर हैं, श्री रॉबर्ट वाड्रा बेल पर हैं, पूरी कांग्रेस लगभग बेलगाड़ी बन गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने चौकीदार के संदर्भ में जो किसी प्रकार का सबूत हुए बिना, हम तो जो बातें कर रहे हैं, अगर श्री राहुल गांधी पर बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए के मामले में किस तरह बेल पर है, और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए शब्द का प्रयोग करता है फ्रॉड। राजपूत जी को बहुत बुरा लगेगा ये शब्द, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का शब्द है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट को वो अपशब्द का प्रयोग उनके लिए कर सकते हैं प्रतिक्रिया में, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट भी जिनके लिए फ्रॉड शब्द का प्रयोग करता है, दिल्ली हाईकोर्ट भी जिनको फ्रॉड कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट का सिटिंग जज कहता है कि उनकी जो एक्टिविटी थी फ्रॉडलेंट थी, आर्बिट्रेरी थी और पूरी तरह से जो है माने जैसे नहीं थी, उस पर बेल पर है। और उसके कैसे जिस तरह कैसे अकाउंट्स उन्होंने मैनिपुलेट किए, क्या गड़बड़ झाले के सारे प्रमाण हैं। मिशेल मामा के अकाउंट में कैसे पैसे आए और मिशेल संजय भंडारी के अकाउंट से कैसे श्रीमती प्रियंका वाड्रा के अकाउंट तक जो है धन का कैसे प्रवाह है, वो सारा पाप कागज पर है, उसकी जांच है। दूसरी तरफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। रफाल के मामले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं, सीएजी को कोई घोटाला नहीं नजर आता। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं G2G एग्रीमेंट है, इसमें कोई घोटाला तो यानी कि एक तरफ राजदार और दूसरी तरफ चौकीदार। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अब शब्दों का प्रयोग करते हैं जी। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपने चौकीदार चोर है का नारा दिया, आज पूरा देश चौकीदार बन बैठा है। ट्विटर पर देखिए तो लगता है कि पूरा का पूरा ट्विटर चौकीदार बन गया है। आपने नारा दिया, हड़प लिया बीजेपी ने। जी, कोई बात नहीं, देश ट्विटर नहीं है,
ट्विटर बहुत छोटा सा हिस्सा एक देश का जनमानस चलाता है, एक अपनी जगह पर है। चौकीदार चोरी नहीं है, चौकीदार फ्रॉड भी है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, सरकार ने पहले कहा कि साहब हमारी फाइलें चोरी हो गई, फिर कहने लगे फाइलें फोटोकॉपी हो गई, फिर कहने लगे अब सर मैं बीच में नहीं बोला ना, अब मैंने कहा ना बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप बोल रहे थे इसलिए आपको टोक रहे हैं। आप तो बड़े पत्रकार थे, नहीं आप चाटुकार हो गए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब पहले तो बड़े पत्रकार थे। जी 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 नहीं ठीक है, आपके बीच में नहीं बोला, आप जो है बिल्कुल नहीं बोला, आप जो है लोगों के चाटुकार के नीचे और दूसरी चीज अब आप ध्यान रख करके सुनिए, समय खराब मत कीजिए। जो फ्रॉड भी थे, चोर भी थे, फ्रॉड भी थे, और इसके अलावा जितने लोग हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए इस सरकार की ये परिस्थितियां हैं, इस सरकार की ये परिस्थितियां हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहां खड़ा होना है ये नहीं पता, घुटने के बल खड़ा होना है, तलवे चाटने हैं या क्या करना है इनको नहीं पता है। इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा तड़ीपार कहलाया जाता है, उस पार्टी के ये सदस्य हैं। उसके बाद 1 लाख उस फ्रॉड की अध्यक्षता में काम करने वाले 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल चला जाता है। राहुल गांधी नाम का फ्रॉड, श्रीमती सोनिया गांधी नाम की 420, मैं क्षमा चाहूंगा, श्री रॉबर्ट वाड्रा नाम का क्षमा चाहूंगा, ये फ्रॉड जो है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता अपने आप में कहीं हमें लेकर नहीं जा रही, ये चर्चा बहुत उस तरह से नहीं जा रही। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक लूं। संगीत राजी जी, ये अजय भाई ये बोलने नहीं दे रहे हैं आप, 1 मिनट। अच्छा चलिए, आप ये नहीं अजय भाई ये तो गलत बात है। चलिए तो आप प्रेम शुक्ला जी, राजपूत जी, मैं हर किसी को पूरा मौका देता हूं कि आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस को बुलाने से लाभ नहीं है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी सादर निवेदन है, जरा राजपूत जी की बात सुनिए तो सही। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, सबसे पहले तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कृपया करके व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। पहली बात, प्रधानमंत्री के संदर्भ में प्रमाण दे जी, मैं इनको प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी, मेरा आग्रह है आपसे, जरा एक बार सुनिए। प्रेम शुक्ला जी आग्रह है, जरा सुन लीजिए कि राजपूत जी क्या करें। राजपूत जी बड़े संक्षेप में 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में राजपूत जी बताइए आप क्या कह रहे हैं। चोर के लिए 30,000 करोड़ के राफेल चोर के लिए घुटने के बल जाया जाता है। अजय जी मेरी चुनौती, जरा ये प्रमाणित कर दे। अच्छा चलिए प्लीज आइए, जरा आइए हम बहस पर वापस लौटे। आपकी अब मैं क्या बोलूं, मैं आपसे आइए बहस पर वापस लौटे। प्रेम शुक्ला जी मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज जरा सुरेंद्र जी को बात सुनते हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इनकी आग्रह मानेंगे नहीं ना, जी प्लीज अपनी बात रखिए। चोरों के वकील हैं, फ्रॉडों के वकील हैं, इसलिए ये बीच में नहीं बोले मानेंगे। सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए। इस चीज को देख लीजिए, संजय भंडारी फ्रॉड के चाटुकार हैं, संजय भंडारी जो आज की डेट में 270 कॉलें जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को की गई हो, उसकी जांच, हम तो सारी जांचों के लिए तैयार। लेकिन ऐसा क्या है कि सारे के सारे मोदी, छोटे मोदी, खरे मोदी, कड़वे मोदी, मोटे मोदी, सारे इन्हीं के राज में भाग जाते हैं। इनके मेहुल भाई इन्हीं के राज में भाग जाते हैं। इनके बाद और वो भी मिलने किससे मिलकर के भागते हैं? चलिए किससे मिलकर के भागते हैं? हफीज गांधी साहब, आज चौकीदारों की जमात में देश का एक बहुत बड़ा तबका खड़ा हो गया है। हर कोई मैं भी चौकीदार हो चुका है। आपके यहाँ भी चौकीदार 2-4 हैं कि नहीं है? देखिए ये सरकार चौकीदार सिर्फ अडानी और अंबानी की है। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी स्किल्स एक प्लम्बर की होनी चाहिए, जो जॉब क्रिएट कर सके, जो आज हमारी इकोनॉमी लीक हो रही है उस इकोनॉमी को लीक होने से रोक सके। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिशियन की क्वालिटी हो, जो आज हमारा समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है, उस ताने बाने के तार को दोबारा से जोड़ सके। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो राफेल की फाइल सुरक्षित नहीं रख सकता। हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जिसके राज्य में अलग अलग तरह के लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं। विजय माल्या से लेकर और मोदी से लेकर और बड़ी एक लिस्ट, मेहुल चौकसी से लेकर एक बड़ी लिस्ट है। तो किस तरह का चौकीदार है? अच्छा, एक बार तो आपको चौकीदारी का मौका दिया इन चौकीदारों ने, जो अपने आपको चौकीदार कह रहे हैं। हफीज गांधी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, चौकीदार बना दिया, संसद जो के आज सत्र में खेतों की रखवाली हफीज गांधी साहब जरा प्लीज सुनिएगा मेरी बात। संसद के आखिरी सत्र में रखवाली कर रहा है वो किसान। नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा क्यों कहा फिर कि नरेंद्र मोदी जी आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? जब चौकीदार इतना ही खराब है तो उस चौकीदार को दोबारा देखने की ख्वाहिश क्यों हो नेताजी की?
अजय जी समय दीजिएगा मुझे। देखिए, सड़क की लड़ाई और संसद की लड़ाई अलग है। संसद की गरिमा है, संसद के अंदर एक राजनीतिक शिष्टाचार है। राजनीतिक शिष्टाचार में नेताजी बड़े होने के नाते बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो आशीर्वाद मानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किसी को आशीर्वाद लेकिन उनके कहने का मतलब भी बहुत कुछ निकलता है ना गांधी साहब। नहीं देते हैं क्या आप? नहीं, देखिए, आशीर्वाद दिया जाता है। संसद की लड़ाई अलग है, संसद की गरिमा अलग है और सड़क की लड़ाई अलग है। हर बार नेताजी ने सड़क पर कहा है कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ो। चलिए, इस भ्रष्ट सरकार मैं आपको बीच में रोकूंगा। बहुत छोटा सा जवाब संगीत रागी जी, क्योंकि मुझे संजीव श्रीवास्तव के पास चला है। संगीत रागी जी, छोटा जवाब दीजिएगा। वरिष्ठता है कि नेताजी अपने प्रतिद्वंदियों को भी वही आशीर्वाद देते हैं। गांधी साहब जरा प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने उन्हें 2 सीटें दी हैं जी, और क्योंकि वो 2 ही सीट के लायक हैं। और जो राहुल गांधी जी की पार्टी है, उन्होंने कहा कि महागठबंधन जो है वो 7 ही सीट के लायक है। तो यानी कि ये 9 सीट के अलावा जो 71 सीटें उत्तर प्रदेश में है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई सीट के लिए सुरक्षित मान करके चल रहे हैं। दूसरी बात, जब कहते हैं कि सारे चौकीदार हैं, तो ये बहुत बड़ा कोनोटेशन कमजोर है। जिस दिन देश की जनता चौकीदार हो जाएगी, एक सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है, समाज का हर नागरिक यदि सोशल ऑडिट करना शुरू कर देगा, सजग हो जाएगा, तो देश से भ्रष्टाचार। लेकिन रागी साहब, ये चौकीदार की बात नहीं, मैं इसलिए रोक रहा हूं आपको कि ये चौकीदार की बात जब चुनाव सामने आ गया तब क्यों आया? 2014 से चौकीदार होना चाहिए था ना। सर उस समय तो सिर्फ प्रधान चौकीदार था। नहीं, उस समय तो कहना चाहिए था हम सब चौकीदार। नहीं, उस समय उन्होंने कहा था मैं प्रधान सेवक हूं, देश का चौकीदार हूं। चुकी कांग्रेस पार्टी ने चौकीदार को गालियां देनी शुरू कर दी। तो आप देखिए, नारे कोई हम खड़ा नहीं करते हैं, जनता खड़ी करती है। जनता की आवाज आने लगी। सर साहब, हम सब चौकीदार, तो चौकीदार चोर है का जवाब है या नहीं? क्या कारण है कि राहुल गांधी के तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी पर दाग लगता हुआ नहीं दिख रहा है? जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। और क्या कारण है कि तमाम सफाई के बावजूद भी गांधी परिवार जो है वो घेरे में है, संदेह के घेरे में है, क्योंकि देश की जनता मानती है कि गांधी पर आज जो प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रही हैं, वो राजनीतिक लड़ाई इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि इधर इनके भाई भी ससुराल और मायका ये दोनों जो है, ससुराल और मायका दोनों जो है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल कार्रवाई झेल रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों कोर्ट के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और देश की जनता के संजीव श्रीवास्तव जी, इस पूरे नारे को, चौकीदार के इस पूरे नारे को जिस तरीके से बीजेपी ने एक नया आयाम दिया है, आप इसे इफेक्टिव मार्केटिंग कहेंगे या दरअसल कहेंगे कि ये होता है चुनाव जहां आप शुरू करते हैं कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और? देखिए, बात यह है अजय कि जो मार्केटिंग है, स्लोगन्स हैं, नारे हैं, या अगर आप विपक्ष की भाषा में बोलें जुमले हैं, तो उसमें तो बीजेपी का कोई सानी है नहीं कि वो किस बात को किस तरह से घुमा दें, हर डिसएडवांटेज को एक पब्लिक परसेप्शन में एडवांटेज बनाने की कोशिश करें, हर बात को, मतलब तर्क और कुतर्क दोनों में उनकी मास्टरी है। और मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं जी। अगर आप राजनीति कह रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो दोनों में महारत होनी चाहिए। तो बीजेपी का उस मोर्चे पर कोई सानी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि कभी कभी ये जरूर लगता है कि ये सब जो हाइप क्रिएट होती है, ओवर द टॉप कैंपेनिंग होती है, देखिए आज साधनों में, प्रचार के माध्यमों में, रोज नए व्हाट्सएप पे नई फिल्में आने में, इसमें बीजेपी की कोई तोड़ नहीं है। इसमें बीजेपी के आसपास भी कोई दल नहीं टिक रहा है। लेकिन अगर यही सब सिर्फ चुनाव जितवाने में सक्षम होते तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है। तो हर मोर्चे पे और जमीन पे भी मेरा मानना है आज भी नंबर 1 दावेदार सत्ता के लिए बीजेपी है। लेकिन जनता के मूड का सही तरह से भांप पाना कम से कम मेरे जैसे साधारण पत्रकार के लिए संभव नहीं है। तो चुनाव ही होता है। चुनाव के जिस दिन नतीजे आएंगे उन्हीं को नतीजा माना जाएगा। और उस दिन मुझे अभी भी अच्छी तरह ध्यान है, 2004 में तो खैर हम सभी पत्रकार थे, मैं तो 80 से चुनाव कवर कर रहा हूं, लेकिन चुनावी नतीजे कई बार चौंका देने वाले आते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी वाजपेयी जी हारेंगे। तो बहुत एक दिलचस्प जनता का मूड जनता ही जानते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बालाकोट, पुलवामा,
देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म, ये सब माहौल रहता है जी, तो चुनाव बीजेपी के जेब में है। अगर माहौल बदलता है, वापस नौकरियां, किसान, बेरोजगारी और यूपी जैसे राज्यों की कास्ट इक्वेशंस जमीन पे जड़ें जो पकड़ी हुई हैं वो वापस उसी मजबूती से खड़ी दिखती हैं जी, तो फिर ये सारे नारेबाजी, ट्विटर बाजी, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत सब बेमाने हो जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। शांतनु जी, अब एक सवाल है जो अचानक भी मेरे जहन में आया और मेरे प्रोड्यूसर ने भी मुझसे कहा कि यह सवाल वाकई में होना चाहिए। जब पूरे देश में हर कोई चौकीदार है, चोर है कौन? देखिए, इस चौकीदार चोर है, जब राहुल गांधी ने नारा दिया जी, तो उसके अगेंस्ट में जब कहा कि मैं भी चौकीदार, तो ये एक विस्तृत व्यवस्था का पार्ट है। 2014 में हम देखते थे कि कैसे 2G, अगस्ता जी, जीजा जी इतने सारे स्कैम में घिरे थे। उसके बाद बहुत सारी नीतियां हैं, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल हो, ऐसे बहुत तरह के बिल आए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उससे हर आदमी रिलेट कर पा रहा है कि भाई मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी देश की रक्षा कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव कैंपेन है ये, किसी पे गाली नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आप भी एक मुहिम में सम्मिलित हुए। तो आई थिंक ऐसे पॉजिटिव कैंपेन हर पार्टी को लाने चाहिए। कोई कैंपेन में जनता आएगी, कोई कैंपेन में जनता नहीं आएगी। ऐसे हम बहुत सारे इनोवेटिव कैंपेन हर पार्टी की तरफ से देखेंगे 2019। सुरेंद्र राजपूत जी, जब पूरा देश चौकीदार है तो फिर एक चौकीदार चोर है के नारे पर कितना चल पाएंगे आप? और वैसे भी याद कीजिए, पिछली बार चाय वाला नारा सबसे ज्यादा चला था, इस बार चौकीदार आप ही ने शुरू किया और वही नारा आपके हाथ से निकल गया। बचा क्या आपके हाथ में भाई? आप तो जो शुरू करते हैं वहीं पे फंस जाते हैं आप। कोई बात अजय भाई, पिछली बार जवाब हमें देना था सारी चीजों का। 2014 में हमें जवाब देना था। हम लोगों ने, हम इनके प्रॉक्सी, इन लोगों ने जो हमारे दुश्मन खड़े किए थे, चाहे अन्ना हो, चाहे केजरीवाल हो, विवेकानंद फाउंडेशन हो, 2G, 3G, अभी जीजा जी, फलाने जी, ढिमकाने जी, कर कुछ नहीं पाए। तो जवाब हमें देना था। आज इनको चाहे राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST की माइनस पार्ट्स हो, जवाब आज की डेट में 10 करोड़ रोजगार हो, चीन को लाल आंखें दिखाना हो, UN में परमानेंट सीट हो, एक पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हो, एक सर के बदले 10 सर लाने हो, उग्र राष्ट्रवाद में जिसमें मरी गाय के खाल उतारने में जिंदा दलितों के खाल उतार ली जाती हो, जान से मार दे, ये सारे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने हैं। इतने सारे जवाब देने भारतीय जनता पार्टी अगर इन सारे जवाबों को सही तरीके से प्रेम शुक्ला जी से मेरे पास वक्त कम है, मैं क्षमा चाहता हूं सुरेंद्र जी, बात करूं जवाबों के जवाब में। प्रेम शुक्ला जी, बस 1 मिनट का वक्त है आपके पास, बताइए कुछ तो जवाब दीजिए। बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए अजय जी। आपका एक सवाल था कि सब चौकीदार है तो चोर कौन है जी? आपका सवाल था सब चौकीदार चोर। चोर तो साफ है, राहुल गांधी चोर है जो 5000 करोड़ रुपए खाकर बैठे हैं, सोनिया गांधी चोर है, जीजा जी चोर है, राहुल गांधी ने, पी चिदम्बरम चोर है, कार्ति चिदम्बरम चोर है, चोरों के खिलाफ तो स्वाभाविक कैंपेन है। राहुल गांधी के खिलाफ 5000 करोड़ रुपए जो है नेशनल हेराल्ड का खाकर बैठा आदमी को चोर नहीं कहेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी को चोर नहीं कहेंगे, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो संजय भंडारी से रिश्वत लेती उनको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो चोर साफ है, चौकीदार हम है, चोरों के साथ खड़े सुरेंद्र राजपूत। अच्छा, चोर चोर कहते ही चोरों के चेहरे पर साफ तौर पर चोरी पकड़ी जाने के भाव आ जाते हैं। आपके चेहरे पर चोरी का भाव आ गया। सुरेंद्र राजपूत जी समझ रहे, चौकीदार ने डंडा फटकारा और चोर लगा चीखने, चोर चीख रहा है और ये पूरा देश देख रहा है। चोर चीखते रहे तो बचोगे नहीं। चोर को डंडा से क्षमा चाहता हूं, कौन चोर है कौन चोर नहीं ये तो जनता को तय करने का अधिकार है, लेकिन राजनीति में फिलहाल अभी 2 महीने आप चौकीदार और चोर की गूंज बड़े पैमाने पर देखेंगे। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। का आरोप लगाया